नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित और अनिका दोनों ही अपने बेडरूम में थे। रोहित और अनिका दोनों ही शाम के वक्त रात के वक्त अपने बेडरूम में थे। वो दोनों आपस में ही ऐसे ही बातें कर रहे थे। आज के दिन को देखकर अनिका बहुत ही इमोशनल थी। वो अपनी हर एक फीलिंग आज रोहित के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए वो दोनों देर रात तक ऐसे ही अपने एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते हैं। उन्हें रात बहुत हो गई थी, इसलिए अब काफ़ी लेट वो दोनों सोने की सोचते हैं। अब रोहित कहता है ओके अनिका, अब तुम सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। तब अनिका भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाती है। वो दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। अनिका की तो लेटते ही आंख लग जाती है, लेकिन रोहित अभी भी जगा हुआ था। रोहित को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, जिसका असर उसका अगली सुबह पर हुआ। अगली सुबह अनिका रोहित से पहले उठ गई थी, जबकि रोहित दोपहर तक उठा था, क्योंकि रात को लेट सोने की वजह से आज उसके रूटीन में थोड़ा सा चेंज था। रोहित अब जल्दी से शावर लेकर अपना डेली रूटीन का सारा काम कंप्लीट करता है। वो जैसे ही अपने फ़ोन को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन पर सबसे ऊपर ही निखिल का मैसेज फ्लैश हो रहा था। जब रोहित मारवा वहाँ पर निखिल के मैसेज को ओपन करके देखता है तो उसमें उस फ़ोन के बारे में डिटेल लिखी हुई थी। अब रोहित उस डिटेल को पढ़ता है तब उसमें लिखा था कि मुझे अभी आपसे मिलना है, क्योंकि निखिल ने वो उस फ़ोन को पूरी तरह से हैक कर लिया था। जो कुछ समय पहले मयूर गुलेरिया को हॉस्पिटल के बाहर मिला था, उसे हैक करना निखिल के लिए भी थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब निखिल ने उसमें पूरी तरह से कामयाब हो रहा था। अब उस फ़ोन पर आ रही हर एक एक्टिविटी का निखिल के पास नोटिफिकेशन आता था। और अभी उस फ़ोन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी जानकारी निखिल यहाँ पर रोहित मारवा को देना चाहता था, क्योंकि निखिल एक बार फिर से उस वेबसाइट के पासवर्ड को हैक करने में लग गया था। कुछ टाइम बाद जब निखिल पासवर्ड को हैक कर लेता है तो उस वेबसाइट को अब निखिल ओपन करके देखता है जो उस फ़ोन के अंदर थी। उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद निखिल देखता है कि उसमें कुछ कोड भाषा में किसी से बातें की जा रही थी। जब निखिल उन कोड्स को ट्रांसलेट करता है तो उसमें निखिल जो देखता है उसे देखकर निखिल एकदम से हैरान हो जाता है। तभी उसको हैरान होने के बाद तभी निखिल रोहित को कॉल लगाता है, लेकिन रोहित उस वक्त तक सो रहा था, इसलिए निखिल ने रोहित को ज़्यादा परेशान ना करते हुए उसे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था। रोहित के फ़ोन को देखते ही अब रोहित जल्दी से फिर निखिल को कॉल लगाता है। अब जब रोहित निखिल को कॉल लगाता है तो निखिल अपने फ़ोन पर रोहित का नंबर फ्लैश होता हुआ देखकर अब निखिल जल्दी से फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो सर। तभी रोहित मारवा कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन किया था, तुमने मुझे मैसेज भी किया है, क्या तुम्हें कुछ मिला है क्या? अब निखिल भी कहता है यस सर, मुझे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। निखिल की बात सुनने के बाद अब रोहित कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में ही आता हूँ, उसके बाद की आगे की बात हम वहीं पर ही करेंगे, क्योंकि फ़ोन पर ज़्यादा देर इस सब के बारे में बात करना ठीक नहीं है। वैसे तो रोहित का फ़ोन बहुत ही सिक्योर था, क्योंकि अनिका खुद एक हैकर थी और रोहित की भी कंपनी में बड़े से बड़े हैकर थे, जिसमें हर एक सिक्योरिटी का अच्छे से ध्यान रखा गया था, चाहे वो रोहित का लैपटॉप या फ़ोन ही क्यों ना हो। लेकिन रोहित फिर भी इस मिशन को लेकर किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं करना चाहता था, इसलिए वो निखिल के कमरे में पर्सनली जाकर इसके बारे में बात करना चाहता था। अब रोहित मारवा को क्योंकि वो तो पहले से ही तैयार हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से निखिल के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो निखिल के कमरे की तरफ बढ़ता है तो निखिल के कमरे के बाहर जाकर अब वो उसके दरवाजे को नॉक करता है। हालांकि दरवाज़ा पहले से ही खुला था, लेकिन ये घर भले ही मारवा परिवार का था, लेकिन फिर भी रोहित अपने रूल और रेगुलेशन को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने सबसे पहले निखिल के दरवाजे को नॉक किया। निखिल भी यहाँ पर रोहित मारवा का ही इंतजार कर रहा था, इसलिए निखिल ने भी ज़्यादा देर ना करते हुए वो जल्दी से दरवाजे को खोलता है। दरवाजे को खोलने के बाद अब रोहित जल्दी से अंदर आता है। तब निखिल दरवाजे को फिर से वापस से बंद कर देता है, ताकि उनके बीच में जो भी कोई बातचीत हो रही है वो दोनों के बीच में ही सीक्रेट रहे।
कमरे के अंदर जाने के बाद अब रोहित वहाँ पर लगे हुए एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है, जबकि निखिल भी उसके सामने वाली एक चेयर पर बैठ जाता है। अब रोहित निखिल से कहता है, बताओ निखिल, तुम्हें ऐसा क्या मिला है इस फोन के अंदर। तभी निखिल रोहित की तरफ उस फोन को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर इसमें जो ये वेबसाइट है इसमें कोड के जरिए बातें की जा रही थी। जब मैंने इन कोड को ट्रांसलेट किया तो मुझे इसमें बॉस के नाम से एक नंबर मिला है और इसी बॉस के नंबर से ही इन लोगों को हर एक काम के लिए कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये एक मैसेज है जो बॉस के नंबर से ही आया है। इसमें मीटिंग का कुछ टाइम और लोकेशन बताई गई है। निखिल अब आगे कहता है, सर हमारे पास ये एक अच्छा मौका है इस बॉस को पकड़ने का। तभी रोहित सोचता है और कहता है, ये मीटिंग कब और कितने बजे होने वाली है। तभी निखिल कहता है, सर ये लोग मीटिंग आज शाम को 7 बजे दिल्ली और हरियाणा के बीच एक बंद पड़ी फैक्ट्री के बीच में ही फैक्ट्री में ही करने वाले हैं। निखिल अब आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है, इसके आसपास और कुछ भी नहीं है और ये फैक्ट्री भी कई सालों से बंद होने के कारण एक खंडर बन चुकी है, इसलिए यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं होता। और ये एक हाईवे के दूसरी साइड बनी हुई है जहाँ पर ना तो कोई लोग रहते हैं ना ही और कुछ, ये खाली एरिया में बनी हुई है। रोहित अब अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो उसमें 3:30 का टाइम हो चुका था। अब रोहित निखिल से कहता है, तुम अपनी तरफ से वहाँ जाने की सारी तैयारी कर लो क्योंकि हमें आज वहीं पर ही पहुँचना है। रोहित निखिल को अपनी तैयारी करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है क्योंकि पूरे 1 महीने के बाद मुश्किल से निखिल को और रोहित को उस बॉस के बारे में कोई क्लू मिला था जिसके लिए वो 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जब से ये फोन निखिल को मयूर से मिला था तब से ही इस पर कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही थी। वहां पर उस टाइम पर जब निखिल ने इस फोन को ओपन किया था तो उसमें कुछ खास तो नहीं था, लेकिन जितना भी डाटा उनके काम का था वो निखिल ने पहले ही रोहित को बता दिया था। लेकिन अब कुछ समय के बाद अब इस नंबर पर कोई ऐसी अपडेट आई है, या तो वो इसलिए हो सकता है कि बॉस को अब तक ये नहीं पता था कि जिस इंसान के लिए ये सब अपडेट जा रही है वो अब नहीं रहा, या फिर उसका फ़ोन गुम हो चुका है। और यही रोहित और उसकी टीम के लिए एक सबसे बड़ा प्रूफ हो सकता है। निखिल से ये सब कहने के बाद अब निखिल जल्दी से निखिल के कमरे से अब रोहित मारवा निकल जाता है। वो जल्दी से अपने पर्सनल कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पर रोहित सामने लगी हुई किंग साइज कुर्सी पर बैठ जाता है क्योंकि वहाँ से निकलते टाइम रोहित ने अपने फ़ोन को निकालकर चिराग और अब्दुल को भी कुछ मैसेज कर दिए थे कि वो जल्दी से उसे उसके पर्सनल कैबिन में आकर मिले। अब चिराग और अब्दुल भी रोहित के बगल में ही खड़े हो जाते हैं। रोहित के बैठ जाने के बाद अब अब्बास रोहित से पूछते हैं, सर आपने हमें यहाँ पर अचानक क्यों बुलाया है। तभी रोहित सभी की तरफ देखता है और बिना किसी हाव भाव के कहता है, हमें चूहे के बिल का पता चल गया है। अब टाइम आ गया है कि उस चूहे को पकड़कर उसे पिंजरे में बांध कर रखने का। अब रोहित की बातें सुनकर वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर रोहित ने चिराग और अब्बास के साथ साथ वहाँ पर पूरी ही टीम को बुला लिया था। तभी भूमिका रोहित से कहती है, रोहित तुम साफ साफ बताओ कि तुम बात क्या कहना चाहते हो। तुम बातों को ऐसे घुमा घुमा कर क्यों बता रहे हो। हालांकि भूमिका के अलावा किसी और में भी रोहित के किसी भी सवाल पर क्वेश्चन मार्क उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन भूमिका तो भूमिका है, भूमिका तो कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी रोहित उसका भाई है, इसलिए भूमिका अब अपने मन में उठ रहे सवालों को रोहित से कहती है। तभी रोहित एक बार फिर से उन सब की तरफ देखता है और कहता है कि हमें इस खतरनाक वायरस के पीछे के मास्टरमाइंड के ठिकाने का पता चल गया है। अगर हम ठीक हैं तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ आज शाम को 7:30 बजे दिल्ली और हरियाणा के बीच कई सालों से बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में आगे की प्लानिंग करने वाले हैं और हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका होगा उसे पकड़ने के लिए। सारे इन्फॉर्मेशन अपनी टीम के साथ शेयर करने के बाद अब रोहित उन सबको कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना है। जिसको जो भी करना है अपनी तैयारी जल्द से जल्द करो। इतना कहने के बाद अब रोहित मीटिंग को डिसमिस कर देता है। अब इतना करने के बाद रोहित उस मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। वहाँ से बाहर जाने के बाद रोहित अब सीधा अपने कमरे में चला जाता है जो रोहित और अनिका का पर्सनल कमरा था, क्योंकि रोहित को पता था कि अनिका वहीं पर ही है, इसलिए अब रोहित अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
रोहित और अनिका के कमरे में अनिका बेड पर आराम से बैठी हुई थी। अनिका के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा रही थी, क्योंकि पिछले 1 महीने के बाद वो कल यहाँ से निकली थी। अब वो अपने डेली रूटीन के कार्यों में लग सकती थी। अब उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं थी। लेकिन जब अनिका इन्हीं सब ख्वाबों में खुश थी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही अनिका उस तरफ देखती है तो रोहित सामने से आ रहा था। रोहित को सामने से देखकर अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये मुस्कान एक ना दिखने वाली मुस्कान थी। रोहित अब जल्दी से आता है और अब वो वहाँ पर जाने के लिए, उस फैक्ट्री में जाने के लिए अपनी तैयारियां करने लग जाता है। अनिका रोहित को ऐसे तैयारियां करते हुए देखकर अब सवाल भरी नज़रों से देखती रहती है, क्योंकि अनिका ने एक्सपेक्ट किया था कि शायद रोहित उसे उसके बारे में सब कुछ खुद ही बता देगा, क्योंकि अनिका को रोहित पर इतना विश्वास था कि अगर वो उसके लिए ज़रूरी बात थी तो वो उसे खुद ही बता देगा। लेकिन रोहित यहाँ पर अनिका को इसके बारे में कुछ भी बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि अनिका अभी ठीक हुई है और उसे उसके बारे में बताकर फिर से परेशान किया जाए। अनिका काफी देर तक रोहित को ऐसे ही ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन जब काफी टाइम हो गया तब रोहित ने किसी भी तरह का कोई भी बात जब अनिका से शेयर नहीं की, तब अनिका सवाल भरी नजरों से देखते हुए अब रोहित को कहती है, मिस्टर मारवा। अनिका की बात सुनने के बाद अब रोहित पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, हाँ अनिका बोलो। अनिका अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, आप बड़ी जल्दी में नजर आ रहे हैं। तभी रोहित कहता है, हाँ अनिका मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अभी के अभी निकलना होगा। तभी अनिका रोहित को फिर से देखते हुए कहती है, लेकिन आप कब से मुझसे ये सब बातें छिपाने लग गए। अनिका का अचानक से ऐसा सवाल सुनने के बाद अब रोहित एकदम से हैरान हो जाता है। रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने ऐसी कौन सी बात छुपाई है। तब रोहित कहता है कि अनिका ये तुम क्या कह रही हो, मैंने कौन सी बात छुपाई है। तब अनिका फिर से कहती है, मिस्टर मारवा आप छुपा तो रहे हो, आपको पता है ना कि आप जो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तब रोहित कहता है, हाँ अनिका क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम अभी ही ठीक हुई हो और मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम परेशान हो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारे ऊपर मैं कोई परेशानी आने नहीं दे सकता। आखिर मैं फिर नहीं तो फिर मेरा किंग होने का क्या ही फायदा। रोहित के मुंह से यह बात सुनने के बाद एक पल के लिए तो अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो रोहित की लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस को साफ साफ देख पा रही थी। लेकिन फिर उसकी ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अब अनिका फिर से कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा आप छिपा क्या रहे हो, मुझे उसके बारे में सच सच बताओ। अब जब अनिका रोहित को ज़्यादा फोर्स करने लगी तो अब रोहित के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अनिका को ज़्यादा देर तक टाल नहीं सकता था। इसलिए अब रोहित कहता है, अनिका कुछ नहीं, बस हमें कुछ लोकेशन मिली है जहाँ पर वो लोग मीटिंग करने वाले हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना है। शाम के वक्त वो लोग वहाँ पर एक बंद फैक्ट्री में आने वाले हैं। रोहित यहाँ पर अनिका को सारी ही बातें बता देता है जो अब तक उन लोगों को जो भी पता थी। रोहित यहाँ पर अपना प्लान भी अब अनिका के साथ धीरे धीरे शेयर करता है। ये सब जानने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा फिर मुझे भी आपके साथ चलना है। अनिका की यह बात सुनकर रोहित को पहले से ही आशंका थी कि अनिका ऐसा ही कुछ कहेगी, इसलिए ही रोहित अनिका को कोई भी बात नहीं बताना चाहता था, क्योंकि रोहित अच्छे से जानता था कि जब अनिका को इन सब के बारे में पता होगा तो वो साथ चलने के लिए जरूर ही कहेगी। लेकिन रोहित अनिका को साथ नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए रोहित अब अनिका को रोकते हुए कहता है, नहीं अनिका अभी तुम आराम करो, जब मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मैं डेफिनेटली तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा। अभी हमें बस उसके ऊपर एक आशंका है, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो लोग वहाँ पर आएंगे भी या नहीं, क्योंकि हमें जो फ़ोन मिला था उसके ज़रिए निखिल ने कुछ कोडिंग के ज़रिए उनके मैसेज को निकाला है। तभी अनिका कहती है, इट्स ओके मिस्टर मारवा, लेकिन अगर मैं साथ चली भी जाऊँगी तो उसमें क्या ही फ़र्क पड़ना है। अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊँगी तो क्या पता वहाँ पर मेरी भी कोई ना कोई ज़रूरत हो। अब ये कहकर अब अनिका रोहित के साथ चलने के लिए रोहित को कुछ ज़्यादा ही फोर्स करने लग जाती है, क्योंकि पिछले 1 महीने से अनिका यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी और फाइनली अब उसे यहाँ पर उसके लेवल का एक काम मिल गया था। इसलिए अब अनिका उस काम में लगकर रोहित की हेल्प करना चाहती थी, और वैसे भी ये मिशन तो सिर्फ अनिका का ही था। अनिका का इतना फोर्स करने के बाद, अनिका की इतनी जिद करने के बाद अब रोहित को भी लगता है कि अनिका अक्षय वर्मा की वजह से वहां जाना चाहती है। रोहित को लगता है कि जब से अनिका को लक्ष्य के मुंह से ये पता चला है कि वो लोग रोहित को मारना चाहते थे, इसलिए ही अनिका शायद जज्बातों में बहकर वहां जाने की जिद कर रही है।
इन सब बातों को सोचते हुए अब रोहित सोचता है कि अनिका शायद मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर होती है। इसलिए अब रोहित अनिका से कहता है कि अनिका, मैं जानता हूँ कि इस टाइम तुम्हारे मन में क्या तूफान चल रहा है, क्योंकि उस टाइम जब कर्नाटक में हम उस मिशन में लड़ाई चल रही थी तब तुमने अक्षय वर्मा के कहे हुए शब्दों को सुना था, अगर कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, अगर कोई तुम्हें खरोच पहुंचाने की भी कोशिश करे तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइम क्या फील कर रही हो। लेकिन अनिका, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल अक्षय वर्मा जिंदा लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब पिछली बार तो अक्षय वर्मा जिंदा बच गया था, लेकिन आज उसे मुझसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अगर आज हमें वो मिल गया तो डेफिनेटली आज का उसका दिन आखिरी होगा। अनिका अब रोहित को कुछ कहने को हुई थी, लेकिन तभी रोहित ने अनिका के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि अनिका, तुम चिंता मत करो। रोहित ने बड़े ही प्यार से अनिका को अब बेड पर लेटाते हुए कहा और धीरे से अब अनिका को अब अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। अब रोहित कहता है कि अनिका, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब तक तुम्हारी आंखें खुलेगी तब तक अक्षय वर्मा का कनेक्शन ही हमारी लाइफ से कट चुका होगा। हमारी लाइफ तो क्या, उसका कनेक्शन तो इस दुनिया से ही कट चुका होगा। अनिका को ऐसा लेटाने देने के बाद, हालांकि अनिका नहीं चाहती थी, अनिका चाहती थी कि वो रोहित के साथ इस मिशन पर जाए, लेकिन अब ना चाहते हुए अनिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अब अनिका एक सैड सा पपी जैसा फेस बनाकर वहीं पर बैठी की बैठी रह जाती है। तभी रोहित उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, अनिका, बिलीव मी, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। इतना कहने के बाद अब रोहित लैब से होते हुए मार्केट वाली गली में निकल जाता है, जहाँ पहले से ही इंस्पेक्टर अब्बास, भूमिका, निखिल, मयूर और अर्जुन सिंह के साथ साथ अब्दुल, चिराग, वो सब वहाँ पर रोहित का इंतजार कर रहे थे। अब रोहित और चिराग की सिक्योरिटी टीम भी रोहित का वहीं पर इंतजार कर रही थी। आज फिर से उन्होंने एक जैसे कपड़े और मास्क लगाया हुआ था ताकि किसी के लिए भी उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो, ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। रोहित का इशारा मिलते ही वो सभी अब एक एक करके गाड़ियों में बैठकर वहाँ से निकल चुके थे। लगभग 1.5 घंटे बाद रोहित का पूरा काफिला उस बंद फैक्ट्री के पास पहुंच चुका था। जब रोहित का पूरा काफिला रोड से उतर गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए इतना सारा काफिला जा रहा है। रोहित के प्लान के अनुसार मयूर गुलेरिया और रोहित की सिक्योरिटी टीम बैकअप के लिए फैक्ट्री के आसपास ही रुकने वाली थी, वो आगे नहीं बढ़ने वाली थी। जब रोहित या उसकी टीम को उनकी ज़रूरत थी तभी वो आगे बढ़ सकती थी, वही क्योंकि रोहित का साफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि जब तक उन्हें कोई भी मैसेज नहीं मिलता, कोई भी अपडेट नहीं मिलता, तब तक वो आगे नहीं आएंगे। क्योंकि रोहित ये काम को चुपचाप करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि इतने सारे लोगों के साथ वहाँ पर कोई भी मैस क्रिएट हो। वहीं रोहित, भूमिका, इंस्पेक्टर अब्बास, निखिल और कुछ और लोग पहले फैक्ट्री पर धावा बोलने वाले थे। फैक्ट्री 200 मीटर की दूरी पर थी। रोहित ने सारे ही गाड़ियों की हेडलाइट को 200 मीटर की दूरी पर ही बंद कर दिया था ताकि किसी को भी उनके आने का यहाँ तक अंदाजा भी ना हो। जैसे ही रोहित और बाकी सभी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये फैक्ट्री बिल्कुल ही एक खंडर में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग न होने की वजह से ये एक खंडर बन चुकी थी। इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इस फैक्ट्री में सालों से कोई ना तो आया था ना ही गया था। इस जगह को देखकर पता चल रहा था। तभी सभी गाड़ियों के दरवाजे लगभग एक साथ खुलते हैं। वो सभी धीरे धीरे करके अब फैक्ट्री के अंदर जाने लग जाते हैं। जैसे ही सभी फैक्ट्री में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी सभी रोहित की तरफ देखने लग जाते हैं, मानो जैसे वो रोहित से पूछ रहे हो कि अब उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्री में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। क्या उन्हें जो मैसेज मिला था क्या वो गलत तो नहीं था? तभी रोहित भी उनकी सवालिया नज़रों को अच्छे से पहचान लेता है और इशारे में ही कहता है कि फैक्ट्री का चप्पा चप्पा छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। उन सब की बातें आपस में इशारों में ही हो रखी थी, क्योंकि रोहित का ये एक सीक्रेट कोड था कि कोई भी किसी से भी बात नहीं करेगा, क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि उनकी आवाज़ के द्वारा दुश्मन उनमें से किसी को भी पहचान ले। अब रोहित का इशारा मिलते ही वो सभी फैक्ट्री के हर कोने में फैल जाते हैं। वो वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब उन लोगों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो सभी अब एक साथ फिर से इकट्ठा होते हैं। जब वो पूरी फैक्ट्री को एक एक कोने को छान लेते हैं तो अब वो लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और अब वो रोहित को इशारों में ही बताते हैं कि इस फैक्ट्री में कोई इंसान तो क्या, इंसान का नामो निशान भी नहीं है। अब उनके इशारों को समझकर अब रोहित भी सोच में पड़ जाता है कि उस फोन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत कैसे हो सकती है। ऐसा
उन सब की बातें सुनने के बाद अब रोहित मारवा फिर से निखिल की तरफ अपना फेस करता है। निखिल की तरफ फेस करने के बाद निखिल सीधा ही समझ जाता है कि रोहित ने निखिल की तरफ अपना चेहरा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर इशारों में ही रोहित निखिल से यही पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस मैसेज में यहीं का एड्रेस था। निखिल भी अब पूरे यकीन के साथ रोहित को अपनी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी भूमिका अपने पैर पटकते हुए इशारों में ही कहती है कि तो फिर वो लोग यहाँ क्यों नहीं है, क्या वो आसमान में चिपक गए या फिर जमीन के अंदर समा गए। जैसे ही भूमिका अब ऐसे ही इशारों में सबको कहने की कोशिश कर रही थी, वो अपना पैर पटकती इससे पहले ही अब रोहित को एहसास हुआ, जैसे रोहित ने भूमिका से जैसे ही रोहित को कुछ एहसास हुआ तभी भूमिका से अब रोहित इशारों में चुप रहने के लिए कहता है। अब भूमिका एक और बार फिर से अपना पैर को फिर से टैप करती है। भूमिका को कुछ समझ नहीं आया कि रोहित क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने रोहित की बात मान ली है। वो बिल्कुल से चुपचाप एक स्टैचू की पोजीशन में खड़ी हो जाती है। इस बार जब भूमिका ने फिर से जमीन पर दोबारा से पैर पटका तो रोहित बड़े ही ध्यान से आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था, और इस बार रोहित ने नोटिस किया कि फर्श बिल्कुल खोखला है, क्योंकि जब भूमिका ने गुस्से में उस फर्श पर अपने पैर से टैप किया तो वहाँ पर खोखलेपन की आवाज़ सुनाई दी। इसलिए रोहित ने भूमिका को एकदम से शांत करा दिया था कि वो दोबारा अपना पैर टैप ना करे। लेकिन जैसे ही भूमिका ने दोबारा से अपने पैर को टैप किया तो रोहित समझ जाता है कि ये जमीन बिल्कुल खोखली है। अब रोहित फिर से एक इशारा करता है, जिसका मतलब ये था कि यहाँ रखे हुए सभी सामान को हटा कर देखो, यहाँ यहीं कहीं नीचे जाने का कोई रास्ता होगा। रोहित अपने हाथों से और अपनी आंखों से इशारा करता है। अब रोहित के इशारों को मानते हुए अभी पूरी टीम अपने काम में लग जाती है। वो वहाँ पे सारे ही सामान को इधर से उधर उठाकर देखने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं से तो फर्श में कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा, क्योंकि ये फर्श एक खोखला था। तभी रोहित जैसे ही वहाँ पर रखे हुए कबर्ड को सेट करता है तो उसे वहाँ एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है। उस लकड़ी के दरवाजे को देखकर सबके ही चेहरे पर एक चमक आ जाती है। रोहित जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर देखता है तो अंधेरे के कारण उसे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी रोहित जैसे ही नीचे जाने लगता है तो अब भूमिका धीरे से अब रोहित को कहती है, रोहित तुम अकेले मत जाओ, नीचे पता नहीं किस तरह का खतरा हो सकता है। लेकिन रोहित यहाँ पर भूमिका की बात को नकारते हुए सिर्फ अपने मुंह पर एक उंगली रखता है और भूमिका को वहां पर चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि रोहित का ये एक खास कोड था कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन रोहित की चिंता को देखते हुए भूमिका से रुका नहीं गया और इसलिए उसने बोला तो जरूर था, लेकिन बिल्कुल ही स्लो बोला था, ताकि वहाँ पर उसके साथ खड़े हुए लोगों को भी उसके बारे में कुछ भी सुनाई ना दे। लेकिन रोहित को भूमिका की बात अच्छे से सुनाई दे गई थी। रोहित इशारों में ही भूमिका की तरफ देखकर कहता है कि मैं बस कुछ चेक करने के लिए जा रहा हूँ कि नीचे कोई है या नहीं। तभी अब्बास भी आगे आता है और इशारों में कहता है, ठीक है सर, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। अब इशारों में अब्बास रोहित के साथ जाने के लिए कहता है। ये कहते हुए अब अब्बास भी रोहित के साथ उसके साथ नीचे जाने लग जाता है। जैसे ही रोहित और अब्बास कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक टनल है। रोहित और अब्बास दोनों ही अब अपने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि टनल में अंधेरा इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो शाम हो चुकी थी और ऊपर ज़मीन के अंदर टनल होने से वहाँ पर रोशनी आने का कुछ भी इंतजाम नहीं था। इसलिए वो लोग अब अपनी लाइट्स को ऑन करते हैं। टनल में थोड़ा और अंदर जाने के बाद रोहित और अब्बास के कानों में कुछ बीप की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। दोनों को ही अब ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि यहाँ पर एक बम लगाया गया था इस जगह पर। जैसे ही बम होने का एहसास रोहित और अब्बास को होता है तो वो बाहर की तरफ जाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें ऊपर से एक डैम से ही गोलियों के चलने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और तभी टनल का दरवाज़ा भी एकदम से बंद हो जाता है। एक तरफ तो रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास उस टनल में फंस चुके थे, क्योंकि अब वो घिर चुके थे। टनल का दरवाजा बंद हो चुका था और उसमें अब अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ भूमिका, निखिल, अर्जुन सिंह और बाकी सभी पर भी अब लगातार वहां पर गोलियां चलाई जा रही थी। ना ही तो उन्हें संभलने का मौका मिल रहा था और ना ही किसी को ये समझ आ रहा था कि ये गोलियां कहाँ से चल रही हैं। सभी जैसे
तैसे करके अब वो उस फैक्ट्री की बिल्डिंग से बाहर निकले और एक दीवार के पीछे जाकर चिपक गए। भूमिका ने अब थोड़ी सी चैन की सांस ली। उसे एक बात की खुशी थी कि उसने टनल का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास तक दुश्मनों की गोली ना पहुंच पाए। वहीं मारवा हाउस में अनिका का फोन अब लगातार बजता ही जा रहा था। एक तरफ से उन गोलियों से बचकर भूमिका, उसकी पूरी ही टीम अब पूरी तरह से सुरक्षित थी। वहां पर दूर खड़े हुए आदमी, अब जो रोहित ने पहले से ही वहां पर 200 मीटर से दूर एरिया पे खड़े किए हुए थे, अब तक वो लोग भी आगे आ गए थे, क्योंकि भूमिका ने जैसे ही उस घर से निकलने के बाद, उस खंडर से बने फैक्ट्री से निकलने के बाद भूमिका ने जल्द से उनको एक मैसेज भेज दिया था। वो मैसेज मिलने के बाद वहां पर मयूर गुलेरिया और रोहित की पूरी बटालियन अब उन लोगों से फाइट करने के लिए आ गई थी। और दूसरी तरफ इधर इंस्पेक्टर अब्बास और रोहित दोनों ही अभी उस टनल में ही फंसे हुए थे। वो और भी आगे जाकर देखते हैं तो तब उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है जब वो उस टनल से, क्योंकि जब रोहित मारवा और मयूर गुलेरिया की ही टीम के जब वो लोग वहां पर उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उनके सिक्योरिटी गार्ड आए, तो जो लोग अब तक उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे उनकी संख्या वहां पर बहुत ही कम थी। इसलिए अब वो लोग जल्दी से वहां से बचकर भाग जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक में जो भी हुआ था उसको अच्छे से उन लोगों को अभी तक याद था। और अब उन लोगों की इतनी ज़्यादा संख्या देखने के बाद अब वो चुपके से वहां से भागना ही सही समझते हैं। वो लोग अब तक वहां से भाग चुके थे। इधर जब वो रोहित और मयूर गुलेरिया के सिक्योरिटी गार्ड ने जब वहां पर आकर देखा तो वहां का माहौल बिल्कुल ही शांत था। जब वो भूमिका के पास आते हैं तो भूमिका उन्हें इशारा कर कर कहती है कि रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास अभी भी इस खंडर के अंदर ही है, तुम जाकर एक बार उन्हें चेक करो। क्योंकि भूमिका यहाँ पर रोहित की जान के साथ बिल्कुल ही भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि भूमिका को खुद पता नहीं था कि वो टनल में आखिर था तो था क्या और उसका कोई अंत भी होगा या नहीं। भूमिका के चेहरे की घबराहट साफ साफ देखी जा रही थी। उसकी सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही रोहित और अब्बास को ढूंढने के लिए उस खंडर की तरफ बढ़े तो तभी पीछे से रोहित और अब्बास आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वो टनल वहीं पर उस जमीन के बाहर निकल रहा था। वो सब उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ एक जाल था, क्योंकि वहां पर बैठे हुए वो बॉस जब ये सब नज़ारा देख रहा था तो अब दूर बैठे हुए उसके बॉस के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही ये पूरा का पूरा जाल लगाया हुआ था। क्योंकि दूर बैठे हुए उस वायरस के ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस था, वो ये सब उसकी एक प्लानिंग थी कैसे स्पेशल डिपार्टमेंट की पूरी ही टीम को ऐसे ख़त्म किया जाए। इसीलिए ही उन्होंने ऐसे कोड से जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत इस जगह की लोकेशन पर एक मीटिंग करने का मैसेज ड्रॉप किया था। और वो सच भी हुआ, क्योंकि उस बॉस को पता चल गया था कि उन लोगों के हाथ एक मोबाइल लग चुका है, और इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उस पर एक झूठ मूठ की मीटिंग को अरेंज करने का षड्यंत्र रचा। क्योंकि उस बॉस को अच्छे से पता था कि जैसे ही सीक्रेट डिपार्टमेंट के लोगों, स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो वहाँ पर ज़रूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर उस बॉस को ये नहीं पता था कि ये लोग सिर्फ स्पेशल डिपार्टमेंट के आदमी नहीं थे, बल्कि ये रोहित मारवा की टीम थी। यहाँ पर अभी भी उस बॉस को उनके बारे में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए अब जब रोहित मारवा और इंस्पेक्टर अब्बास जब पीछे से आते दिखाई देते हैं तो भूमिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब भूमिका के सांस में सांस आई, क्योंकि रोहित के को लेकर भूमिका कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर रोहित को कुछ भी होता तो वो अनिका को क्या ही जवाब देती। अब जब वो लोग भूमिका और उसकी पूरी टीम के पास आते हैं तो अब वो इशारों में एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि रोहित को अभी भी आशंका थी कि जिन लोगों ने ये सब षड्यंत्र रचा है, हो सकता है वो किसी न किसी कैमरे की वजह से या कैसे भी करके उन लोगों को देख रहे हैं। इसलिए रोहित अभी भी इशारों में अपनी पूरी टीम को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो उस स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं, जबकि मयूर गुलेरिया हाउस की तरफ निकल जाता है और भूमिका, रोहित और निखिल अब मारवा हाउस के लिए वापस आ जाते हैं। जब वो लोग मारवा हाउस में आते हैं तो रोहित अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब रोहित अपने कमरे में जाकर देखता है तो भूमिका अभी तक जगी हुई थी, अनिका अभी तक जगी हुई थी। अनिका को देखकर अब रोहित एक पल से हैरान हो जाता है, क्योंकि अनिका को ऐसे जगा हुआ देखकर अब रोहित अनिका से सवाल करता है, क्या हुआ अनिका, तुम अभी तक जगी हुई क्यों हो? तभी अनिका
यहाँ पर खुद एक सरप्राइज में थी क्योंकि अनिका को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो फ़ोन कुछ टाइम पहले अनिका का बार बार बज रहा था वो किसी और का फ़ोन नहीं बल्कि बूढ़े बाबा ने वो फ़ोन अनिका को किया हुआ था, वो भी एक सिक्योर लाइन से। ये एक इंटरनेट कॉल थी। इस कॉल में बूढ़े बाबा ने वहां पर जो कुछ भी घट रहा था उसके बारे में अनिका को पहले से ही आगाह कर दिया था। अनिका को पता था कि रोहित इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन रोहित को ऐसे सुरक्षित देखकर अनिका एकदम से जल्दी से उठकर अब रोहित को जोर से हक कर लेती है, क्योंकि अनिका रोहित को खो देने के डर से ही इतनी डर गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिका इसीलिए ही चाहती थी कि वो वहां पर उस खंडर में रोहित के और उसकी टीम के साथ जाए। अनिका को ऐसे घबराया हुआ देखकर अब रोहित कहता है, अनिका क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम मुझे देख सकते हो। तभी अनिका रोहित को चारों तरफ से देखती है और कहती है, मिस्टर मारवा आप कभी मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तभी रोहित अनिका से कहता है, अनिका कुछ भी नहीं हुआ, तुम पहले शांत तो हो जाओ। हालांकि अनिका कभी ऐसे पैनिक नहीं करती थी, लेकिन जब रोहित या उसके बच्चों की बात आती थी तो अनिका अपनी शांति को भूल जाती थी। अनिका वैसे हर एक सिचुएशन को बड़ी ही शांतिपूर्वक हल करती थी, लेकिन रोहित और बच्चों के मामले में अब उसे पता नहीं क्या होना शुरू हो गया था। अब अनिका अपनी इमोशंस को सबके सामने व्यक्त करना भी शुरू कर देती है। अब अनिका फिर से रोहित को कहती है, रोहित मिस्टर मारवा अब आगे से आप कभी भी ऐसे नहीं जाओगे, आप हर एक मिशन में मुझे साथ लेकर जाओगे। अब रोहित भी अनिका की इस चिंता को देखते हुए सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब अनिका रोहित के गले लग जाती है। वो गले लगे हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा आप नहीं जानते कि कर्नाटक आइलैंड में जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था, जब मैं वहां पर बेहोश होकर गिर रही थी, तब मेरी आंखें बंद करते हुए मुझे सिर्फ आपका और बच्चों का ही ख्याल आ रहा था। पहले मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, पर पता नहीं क्यों उस बार मुझे ऐसा फील हुआ मिस्टर मारवा, मुझे वहां पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे हाथ से तुम्हारा और बच्चों का हाथ छूटता ही जा रहा है। तुम सब के चेहरे मेरी आंखों के सामने धुंधले होते हुए जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उस पल के लिए इतनी घबरा गई थी, इसलिए इसके बाद अगर सच में ऐसा कुछ भी हुआ तो पता नहीं मेरा क्या रिएक्शन होगा, मैं जी भी पाऊंगी या नहीं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी लाइफ के कितनी स्ट्रगल से होगी कैसे नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं किसी भी सिचुएशन में तुम लोगों को नहीं खो सकती। अब रोहित यहाँ पर अनिका का डर साफ साफ समझ रहा था कि जो हादसा अब यहाँ पर वहाँ अनिका के साथ हुआ था उससे अनिका पूरी तरह से ही हिल गई थी। और जब रोहित को उसके बारे में ये सब पता चला तो अब तो अनिका का ऐसे रिएक्ट करना लाजमी था। अनिका की ये सारी बातें सुन लेने के बाद अब रोहित को ये समझ में आ गया था कि अनिका अपने मन में कितना कुछ है बातें दबा कर बैठी थी। रोहित ने अनिका को जवाब दिया, मैं तुम्हारी और हमारे बच्चों की जिंदगी की हिफाजत अपनी आखिरी सांस तक रखूंगा, भरोसा करो। अब अनिका कहती है, आपको बस हमारी और बच्चों की नहीं तो आपको अपनी भी हिफाजत करनी होगी, और उसके लिए आगे से तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करोगे। अब रोहित अनिका की इस शर्त को अच्छे से मान जाता है, क्योंकि अनिका ने अपनी इस बात पर काफ़ी फोर्सफुली जोर देकर ये बात कही थी। ये कहकर रोहित ने देखा कि अनिका अब कोई जवाब नहीं दे रही है। तभी रोहित अनिका को अब अपने से दूर करते हुए अब उसे बेड की तरफ इशारा करता है। वो दोनों जाकर बेड पर लेट जाते हैं। अब अनिका रोहित के हाथ पर लेटते हुए कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ? आखिर आज का ये हमारा मिशन इतना फ्लॉप कैसे हो सकता है? तब रोहित कहता है, पता नहीं अनिका, हो सकता है हमसे ही कोई चूक हुई है। हम वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ शायद हम लोग ही नहीं गए, हमें ऐसे ही उस फोन पर यकीन नहीं करना चाहिए था। तब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा हमारा जो ये दुश्मन है ये बहुत ही चालाक है, मुझे लगता है वो हमारी हर एक एक्टिविटी पर बड़े ही गौर से ध्यान रखे हुए हैं, इसलिए हमें अपना हर एक कदम को फूक फूक कर रखना होगा। हमें किसी भी ऐसे इन्फॉर्मेशन पर इतनी जल्दी हम रिएक्ट नहीं कर सकते। अब रोहित भी यहाँ पर अनिका की बात पर सहमति जताते हुए कहता है, हाँ अब मुझे भी यही लगता है कि अब हमारा जो ये दुश्मन है वो बहुत ही ताकतवर है, वो बड़े ही दिमाग के साथ वो हम लोगों के साथ खेल रहा है, इसलिए आगे हमें क्या करना है उसका हमें अच्छे से अब डिसीजन लेना होगा, तभी ही हम कोई रिएक्शन कर सकते हैं। ये सब कहते हुए अब रोहित अनिका को वहाँ पर हुई हर एक घटना के बारे में बता देता है, क्योंकि कुछ बातें तो बूढ़े बाबा ने अनिका को बता देती थी, लेकिन बाकी की बातें अब अनिका रोहित से पूछ लेती है। अब रोहित अनिका को हर एक बात बता देता है। अब वो ये सब बातें होने के बाद अब अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा अभी आप सो जाओ, क्योंकि भूमिका ने मुझे कल शॉपिंग पे चलने के लिए कहा है और मैं कल शॉपिंग पे जा रही हूँ। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर अब रोहित के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो सोचता है फाइनली
अनिका अब अपने लिए समय निकालने लग गई है। जो ख्वाब कभी रोहित ने देखा था वो अब सच में पूरा होता जा रहा था, क्योंकि अनिका कल भूमिका के साथ शॉपिंग पर जा रही है। बात करने के बाद अब वो दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह अब अनिका जल्दी से उठती है, क्योंकि 1 महीने तक अनिका ने बहुत ज़्यादा ही आराम कर लिया था। अब से वो फिर से अपने रूटीन में आ जाती है। वो जल्दी से उठती है। वो देखती है कि रोहित अभी भी सोया हुआ ही था, इसलिए रोहित को ऐसे सोता हुआ देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। अब रोहित को कसकर फिर से सोते हुए को कसकर पकड़ लेती है। वो रोहित के सीने पर अपना सिर रखकर लेट जाती है और रोहित की जगने का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद जैसे ही रोहित की आंखें खुलती है तो उसने देखा कि अनिका उसे ही निहार रही थी। रोहित ने इशारे से अनिका से पूछता है, क्या हुआ अनिका, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अनिका भी अमना में अपना सिर हिला देती है। अनिका ने रोहित से कहा कि मैंने मिस्टर मारवा, मैंने पहले ही कहा था आज मैं भूमिका के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। रोहित ने भी सिर्फ एक स्माइल करके अपना सिर हिला देता है और वो कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर अनिका को बेड पर लेटे ही अब वो अनिका के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके गालों पर किस करता है और फिर उसके हाथों पर किस करता है। ये सब देखकर अनिका के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है, रोहित को ऐसे करता हुआ देखकर। अब तक अनिका को के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। अनिका को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर अब रोहित अब झट से अपने बेड से उठता है और वो बाथरूम की तरफ शावर लेने के लिए बढ़ जाता है। रोहित के ऐसा करने से अनिका अपने ही किन्हीं ख्यालों में खो गई थी, लेकिन तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लग जाता है। जब अनिका अपने ख्यालों से बाहर आती है फ़ोन की आवाज़ को सुनकर, तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पर भूमिका का फ़ोन आ रहा था। वो भूमिका का कॉल उठाकर जैसे ही फ़ोन उठाती है तभी सामने से आवाज़ आई, कितना टाइम लगेगा अनिका तुम्हें? ये सब सुनकर अब अनिका कहती है कि बस आधे घंटे में मैं नीचे आ रही हूँ। अब ये कहकर अब भूमिका भी अनिका को ओके कहती है और अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अनिका अब देखती है कि रोहित बाथरूम से निकल आया था। रोहित के बाथरूम से निकलने के बाद अब अनिका भी जल्दी से बेड से उठकर अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और फिर वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। अनिका के बाथरूम में जाने के बाद अब रोहित के फ़ोन पर भी एक मैसेज आया। रोहित ने देखा कि ये मैसेज भूमिका का ही था कि मैंने अपना काम कर दिया है, हम आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। ये मैसेज देखते ही अब रोहित निखिल को एक मैसेज सेंड करता है और कहता है, आर यू रेडी? सामने से भी जवाब आता है, यस सर। रोहित एक मैसेज भेजता है, आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। सामने से निखिल भी अब थम्सअप का इमोजी यहाँ पर रोहित को सेंड कर देता है। आधे घंटे के अंदर अनिका भी अब बच्चे से रेडी होकर नीचे आ गई थी, जहां पहले से ही हॉल में बैठी हुई भूमिका ने अनिका का ही वेट कर रही थी, क्योंकि भूमिका यहां पर रोहित की प्लानिंग के हिसाब से काम कर रही थी। क्योंकि रोहित अब अनिका को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। ये सारा ही प्लान रोहित ने अनिका से सारे ही मिशन के बारे में छुपाने के लिए किया हुआ था। जैसे ही मारवा हाउस से अनिका और भूमिका की गाड़ी अब बाहर निकलती है, थोड़ी ही देर बाद अब रोहित भी निखिल के साथ बाहर निकल जाता है। जहां रोहित मारवा अपनी गाड़ी को खुद ही चला रहा था, तभी उसने अपनी गाड़ी एक छोटे से शॉप के पास खड़ी की और उस दुकान में चला गया और अपने लिए और निखिल के लिए नॉर्मल से कपड़े खरीदने के बाद अब उस शॉप के चेंजिंग रूम में जाकर दोनों ने ही अब अपने कपड़े बदल लिए थे और फिर आकर एक ऑटो से बस स्टैंड की ओर चले गए। बस स्टैंड पर बस का वेट करने के बाद दोनों ही अब बस आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों अब बस में की तरफ बढ़ते हैं और अब वो उस बस में बैठ जाते हैं और बस वहां से आगे बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल रोहित की गाड़ी को मार्केट से मारवा हाउस में ले आया था। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद रोहित और निखिल दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर पहुंच गए थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सब्जी वाला दिखता है और उसे कुछ दूर पर एक फ्रूट वाला वहां पर नज़र आता है। निखिल और रोहित दोनों ने ही अपने कानों में ब्लूटूथ डिवाइस को लगाया हुआ था, जिससे वो दोनों आसानी से बात कर सकते थे। निखिल अब सब्जी वाले के पास चला गया और अब दूसरी तरफ रोहित अब फ्रूट वाले के पास चला गया। रोहित ने उस फ्रूट वाले से कहा कि ये एप्पल कैसे हैं? तभी फ्रूट वाले ने भी जवाब दिया, 600 रुपये में 6 किलो हैं। रोहित ने कहा, ठीक है तो फिर आप 6 दे दो। ये इन सब का कोड वर्ड था जिसमें ये सब बातें कर रहे थे। 6 का मतलब था यहाँ पे 6 बजे था और 600 का मतलब यहाँ पर 600 मीटर दूर की लोकेशन थी। जहाँ पर उन लोगों की मीटिंग थी वो फल वाला अर्जुन सिंह था और वो सब्जी वाला यहाँ पर छठी इंद्री था, जिन्होंने अपना भेष बदला हुआ था।
जैसे ही चारों ने एक दूसरे से बात की, निखिल और रोहित वहां से चले जाते हैं। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ से 600 मीटर दूर गुलेरिया परिवार का फार्म हाउस है, इसलिए रोहित ने सबको उसका ही लोकेशन अब दिया हुआ था, क्योंकि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसको देखकर अब रोहित ने अपनी पूरी ही प्लानिंग को काफ़ी स्टिक तरीके से किया हुआ था। इसलिए अब वो यहाँ पर फ़ोन वगैरह का ज़्यादा यूज़ ना करते हुए अब वो ऐसे अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहता था ताकि दुश्मन उनके ऊपर किसी भी तरह की नज़र ना रखे। वहीं मयूर ने भी अभी उधर मयूर गुलेरिया भी अभी अपने फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया था कि 6 बजे कुछ लोग आने वाले हैं। वहां दूसरी तरफ भूमिका अनिका को एक दुकान से दूसरी दुकान, एक मॉल से दूसरे मॉल में ऐसे ही घुमा रही थी। वैसे तो अनिका को शॉपिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो सिर्फ भूमिका के कहने पर ही उसका साथ देने के लिए आई थी, क्योंकि वो भूमिका की किसी भी बात को मना नहीं करना चाहती थी। और अनिका भी यहाँ पर पूरे 1 महीने से घर के अंदर ही बंद थी, इसलिए अनिका भी घर से बाहर निकलना चाहती थी। वो भी बाहर का एटमॉस्फेयर सब कुछ देखना चाहती थी, इसलिए अनिका ने भूमिका के साथ आने के लिए हाँ कह दिया था। अब भूमिका अनिका को एक मॉल के अंदर लेकर जाती हैं, जहां अनिका की नज़र एक बड़े ही पिंक कलर के लहंगे पर पड़ गई। वो लहंगा इतना प्यारा लग रहा था कि उसका किसी और लहंगे के साथ कंपैरिजन करना भी मुश्किल था। उस लहंगे के बगल में ही एक ट्रेडिशनल मेल आउटफिट था। का कलर वाइट कलर का जो वाइट कलर में था। अनिका ने शॉप मैनेजर से वो दोनों ही आउटफिट अपने लिए, वो पिंक कलर का लहंगा और रोहित के लिए वो वाइट कलर का आउटफिट ले लिया था। जब भूमिका ने देखा तो अब उसके मुंह से एकदम से निकल गया, परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। ये कहते ही भूमिका ने अनिका की तरफ देखा, तभी अनिका ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अनिका को भी पता था ये दोनों ही चीज़ें कि रोहित और अनिका पर कितनी ही अच्छी लगेंगी। भूमिका ने अपने कंधे से अनिका के कंधे की तरफ हल्का सा मारते हुए कहा, क्या तुम रोहित के लिए भी? अब अनिका भी अब ये बात सुनकर अब अनिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अनिका की हाँ सुनने के बाद अब भूमिका फिर से अनिका को कहती है कि अनिका तुम मेरे लिए भी एक ऐसी ही आउटफिट ढूंढ दो ना अनिका। अब अनिका भूमिका की बात में हाँ कहती है और अब वो दोनों ही वहाँ पर अब भूमिका के लिए भी ड्रेस चूज करने लग जाते हैं। अनिका वहाँ पर मैनेजर से अपने ही लहंगे के जैसे कुछ और भी ड्रेसेस निकालने के लिए कहती है। वो मैनेजर भी अलग अलग डिजाइन्स के आउटफिट वहाँ पर उन्हें दिखाने लग जाता है। अब भूमिका को भी एक ऐसी आउटफिट पसंद आ जाती है जो ट्विनिंग में थी, मतलब उसका सेम ऐसा ही एक मेल के लिए था और एक फीमेल के लिए था। भूमिका भी अनिका की तरह ही 2 आउटफिट ले लेती है। अब अनिका जब भूमिका को ऐसा करते हुए देखती है तो अब अनिका भूमिका को छेड़ते हुए कहती है, क्या तुमने ये एक निखिल के लिए लिया है? ये कहते ही अब अनिका ने भूमिका को आंख मार दी। भूमिका के गाल पर अब बलस आ गया था। ये सब सुनते हुए अब भूमिका ऐसा चेहरा देखकर अनिका की एकदम से ही हंसी निकल गई। अब बात बदलते हुए भूमिका ने अनिका से कहा, चलो ना कुछ खाते हैं, काफ़ी देर हो गई है हमें मारवा हाउस से निकलते हो। वो ये करते हुए अब वो एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाती हैं। अब तक अनिका और भूमिका दोनों के ही शॉपिंग भी पूरी हो गई थी और जो टाइम लाइन्स रोहित ने भूमिका को दी थी, अब तक भूमिका वो काम भी अपना पूरा कर चुकी थी। अब भूमिका देखती है कि उसका काम आज का पूरा हो चुका है, जो काम उसे रोहित ने सौंपा हुआ था। भूमिका अब अपने कलाई पर बंधी हुई वॉच की तरफ देखती है तो उसमें 6 बजने का टाइम होने ही वाला था। जैसे ही भूमिका की नज़र अब टाइम पे गई तो 6 बजे की अब वो सोचती है कि उसे 6 बजे की मीटिंग अब मारवा हाउस से ही अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि भूमिका यहाँ पर अनिका के साथ बिजी थी और वो इतनी जल्दी गुलेरिया फार्म हाउस नहीं जा सकती थी। शाम के 6 बजे हुए थे। इधर रोहित मारवा और निखिल दोनों ही अब गुलेरिया फार्म हाउस में आ गए थे। आज काफ़ी लंबे समय के बाद चिराग मेहता ने भी उन लोगों की मीटिंग को ज्वाइन कर लिया था। अब अब्दुल भी वहां आ गया था। इंस्पेक्टर अब्बास, अर्जुन सिंह सब वहां पर आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ भूमिका भी मारवा हाउस अब तक पहुंच गई थी। अनिका ये देखकर हैरान हो गई थी कि अनिका ने सर्वेंट से कहा कि ये शॉपिंग बैग भूमिका मैडम के रूम में रख दो और ये
ये कुछ मेरे रूम में रख दो भूमिका। अब जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर अब किसी से बात कर रही थी। तभी भूमिका ने सर्वेंट से कहा कि इन सब को यहीं रख दो। सर्वेंट भी अब भूमिका के कमरे में उन सारे ही बॉक्सेस को रख कर अब वहाँ से निकल जाता है। भूमिका के ऐसे कहते ही सर्वेंट वहाँ पर भूमिका और अनिका दोनों के ही आउटफिट को वहीं पर भूमिका के ही रूम में रखकर अब दरवाज़ा बंद करके भूमिका के कमरे से निकल जाता है। इधर अनिका जब अपने रूम में पहुंचती है तो उसे अचानक से याद आता है कि उसकी आउटफिट तो अभी तक उसके कमरे में आई ही नहीं है, जो उसने अपने और रोहित के लिए खरीदी थी। अब वो सोचती है कि उसने सर्वेंट को भूमिका के रूम में उसकी आउटफिट भेजने के रखने के लिए कहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सर्वेंट ने उसकी भी आउटफिट को भूमिका के रूम में ही भेज दिया हो। इसलिए अब वो ये देखने के लिए अब भूमिका के रूम की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अब तक भूमिका भी मीटिंग को अटेंड कर चुकी थी। उधर से रोहित की आवाज़ आती है। एक बात याद रहे कि ये बात लीक ना हो, मीटिंग यही ख़त्म होती है। भूमिका अपना लैपटॉप बंद करती है क्योंकि मीटिंग अभी तक पूरी हो चुकी थी और फिर रोहित को फ़ोन लगाकर पूछती है, क्या तुम अनिका से कुछ नहीं कहोगे? सामने से आवाज़ आती है, नहीं, कल से वो कुछ दिन तक के लिए गुलेरिया हाउस में ही रहेगी। ये सुनकर अब भूमिका कहती है, क्या क्या तुम इतना खतरनाक काम कर अकेले ही करने के लिए जाओगे क्या? तुम जानते हो ना इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। सामने से अब रोहित की आवाज़ आती है, मैं वहाँ सब संभाल लूँगा, तुमसे घर आकर इस बारे में मैं बात करता हूँ। मैं ज़्यादा तुमसे फ़ोन पर कोई भी बात नहीं कर सकता। भूमिका ये नहीं जानती थी कि अनिका ने उसकी सारी बातें उसके रूम के बाहर से ही सुन ली थी, क्योंकि भूमिका ने जब सर्वेंट भूमिका के रूम से गया था तो वो दरवाजे को पूरी तरह से लॉक नहीं करके गया था। इसलिए अनिका को बाहर तक भूमिका की सारी ही बातें सुनाई दे रही थी। भूमिका के रूम के कमरे के बाद भूमिका और रोहित की सारी ही बातें सुन ली थी। अब उसका सिर इतना फटा जा रहा था कि वो अब उन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी इतना कुछ सोचते हुए अब उसने भूमिका को वहाँ पर परेशान नहीं किया, क्योंकि अनिका भूमिका को एम्बेरसमेंट फील नहीं कराना चाहती थी। क्योंकि अगर वो अनिका भूमिका के कमरे के अंदर जाती तो शायद भूमिका ये समझ जाती कि अनिका ने सब कुछ सुन लिया है। इसलिए अब अनिका वापिस से भूमिका के कमरे के बाहर से ही जाकर अब वापिस से अपने ही कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाकर अब अनिका ने एक हाथ अपने माथे पर रखा हुआ था और अब वो भूमिका और रोहित की सारी ही बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। अनिका ऐसे ही सोचती रही। अनिका को कब 1.5 से 2 घंटे बीत गए उसे खुद भी पता नहीं चला। वो अभी इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। क्या रोहित उससे कुछ छिपा रहा है? लेकिन फिर उसका अंदर से मन जवाब देता, नहीं, रोहित उससे कुछ भी नहीं छुपा सकता। लेकिन अगर रोहित यहाँ पर उससे कुछ छुपा रहा है तो वो उससे छुपा क्या रहा है? अब अनिका डिसाइड करती है कि अब जब रोहित यहाँ पर आएगा तो वो खुद ही उसके बारे में उससे सारी ही बातें पूछ लेगी। लेकिन अब वो फिर से अपने मन के कोने से फिर से सोचती है कि क्या रोहित यहाँ पर उसे सब कुछ बताएगा या नहीं। अनिका अभी अपने मन के ख्यालों के ही उधेड़-बुन में थी। वो अपने दिमाग और दिल दोनों तरह से लड़ रही थी, लेकिन वो इसी उधेड़-बुन में थी। तभी उसको अपने कमरे में किसी के पैरों के आने की आहट सुनाई दी। अनिका अब अपने ख्यालों से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं, वहाँ पर उसके कमरे में रोहित मारवा आ रहे थे। अब अनिका रोहित को देखती है तो अब अनिका का चेहरा बिल्कुल ही यहाँ पर पीला पड़ा हुआ था। अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनिका एकदम से हैरान थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब रोहित अनिका को ऐसे देखकर अब रोहित अनिका के पास आता है और अनिका को कहता है, अनिका क्या हुआ? अनिका अब रोहित मारवा के फेस की तरफ देखते हुए कहती है और देखती है बिना पल के झपकाए अब रोहित के चेहरे की तरफ देखती रहती है और ये समझने की कोशिश करती है कि क्या मिस्टर मारवा उससे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन अब वो रोहित की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब जब अनिका वहाँ से रोहित से दूर जाते हुए कहती है, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। अब वो ये कहकर अब अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। रोहित के लिए अनिका का ये व्यवहार आज कुछ अजीब ही लग रहा था, लेकिन रोहित भी कुछ जब तक वो अनिका से बात नहीं कर लेता तब तक शायद रोहित भी इसके बारे में नहीं समझ सकता था कि आखिर अनिका ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। इतना सब होने के बाद फिर अब तक रोहित भी चेंज करके अपने बाथरूम से अपने कमरे में आ चुका था। तब तक वो देखता है कि अनिका ने एक सर्वेंट को बोलकर वहाँ टेबल पर ही 2 टेबलों में उनके लिए खाना लगवा दिया था। वो दोनों अपना अपना खाना फिनिश करते हैं। तब रोहित फिर से अनिका से पूछता है, अनिका क्या कुछ हुआ है? तब अनिका नामे अपनी गर्दन हिला देती है, क्योंकि अनिका पहले इस बात के लिए श्योर होना चाहती थी कि आखिर मिस्टर मारवा उससे छुपा क्या रहे हैं।
दोनों अब तक अपना खाना खत्म कर चुके थे। रोहित अपना खाना खत्म करने के बाद अब टेरेस की तरफ चला जाता है। टेरेस की तरफ जाकर अब रोहित वहां पर अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालता है। जैसे ही रोहित किसी को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन पॉकेट से निकालता है तो वो देखता है कि अनिका भी उसके पीछे पीछे टेरेस पर ही आ गई थी। अनिका को वो एकदम से ऐसे देखकर एकदम से चौंक जाता है। अब अनिका रोहित के चेहरे के सरप्राइज को रोहित के चेहरे की अच्छे से देख पा रही थी, इसलिए अब अनिका लेकिन वहाँ पर रोहित से कोई भी सवाल नहीं करती। वो सिर्फ रोहित को इतना कहती है कि मिस्टर मारवा मैं सोने जा रही हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, क्योंकि अनिका अब इस मामले तक खुद ही पहुँचना चाहती थी। अब वो रोहित से इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। इतना कहने के बाद अनिका वापस से अब अपने कमरे की तरफ आती है और आकर बेड पर आराम से लेट जाती है। जब रोहित ने देखा कि अनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली गई है तो रोहित अब किसी को भी कॉल नहीं लगाता और रोहित भी पीछे पीछे अनिका के साथ अपने कमरे में आ जाता है। अब रोहित और अनिका दोनों ही सोने के लिए लेट जाते हैं। अब अनिका रोहित के हाथ पर अपना सिर रखती है जैसे वो हमेशा ही रखती थी और वो उसको करके अपनी आंखें क्लोज कर लेती है। कुछ देर तक आंखें बंद करने के बाद रोहित को एहसास होता है कि शायद अनिका सो चुकी है, क्योंकि अनिका के शरीर में अभी कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। अनिका को सोता हुआ देखकर अब रोहित आराम से अनिका के सिर के नीचे से अपने हाथ को निकालता है और अब वो बेड से उतरकर अब अपना फ़ोन को टेबल से उठाता है। अब रोहित ने यह फ़ोन अब्दुल को मिलाया और उसे कहता है कि हम अगले हफ्ते ही फ्रांस के लिए निकलेंगे, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। अब्दुल भी दूसरी तरफ से जवाब देते हुए कहता है ओके सर, हो जाएगा। के बाद अब रोहित फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं तुम्हें एक काम और दे रहा हूँ जिसे तुम्हें अभी के अभी ही करना होगा। दूसरी तरफ से अब अब्दुल भी जवाब देता है ठीक है सर, हो जाएगा। जैसे ही रोहित अपना फ़ोन कट करने के बाद बेड की तरफ जाने लगता है तो वो देखता है कि बेड की तरफ जाता है तो वो बेड की तरफ मुड़ते ही वो देखकर एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि रोहित जैसे ही देखता है तो अनिका उसे तीखी तीखी नज़रों से देखकर घूर रही थी। तो ऐसे घूरता हुआ देखकर अब रोहित समझ जाता है कि शायद अनिका ने उसकी और अब्दुल की सारी ही बातें सुन ली है, इसलिए अब रोहित भी अनिका के सामने अपनी नज़रों को झुका लेता है। रोहित की हालत उस देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे मानो रोहित कोई झूठ बोल रहा था और अनिका ने उसे रंगे हाथों से पकड़ लिया हो।